हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज़ का होगा और आज के 5 क्वेश्चंस हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? नेक्स्ट, गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 3, तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? क्वेश्चन नंबर 4, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? सबसे पहला काम, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर। और इंदौर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित है। इंदौर में ही लता मंगेशकर संगीत अकादमी इंदौर में स्थित है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। लता मंगेशकर को 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से लता मंगेशकर को 1999 में सम्मानित किया गया। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और लता मंगेशकर को लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया। अब लीजन द ऑनर क्या है? तो लीजन द ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर है। लता मंगेशकर के नाम पर ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट किया गया। कब से? 2022 से। और प्रथम किसको दिया गया? प्रथम दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। लता मंगेशकर जी के नाम पर ही इंदौर मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत अकादमी स्थापित की गई। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लीजन द ऑनर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया लता मंगेशकर को। लीजन द ऑनर क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है लीजन द ऑनर, और इससे लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया।
गया। कब से स्टार्ट किया गया? 2022 से। और 2022 में प्रथम पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और यही इंदौर, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर संगीत अकादमी की स्थापना की गई। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर जी को। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर जी को। लीजन द ऑनर क्या है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर है। लता मंगेशकर जी के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। और कब से प्रारंभ किया गया? 2022 से। पहला किसको दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता मंगेशकर के नाम पर शुरू किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। पहला नरेंद्र मोदी का। क्वेश्चन था लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? दूसरा है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, बोले तो वेस्ट बंगाल। दूसरा सिगमू फेस्टिवल का आयोजन, सिगमू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? गोवा में सिगमू फेस्टिवल का आयोजन होता है। मकर बिलक्कू त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार, मकर बिलक्कू त्यौहार का आयोजन केरल में किया जाता है। वाचुआ महोत्सव का आयोजन, वाचुआ महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? असम में। और हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होता है। और नेक्स्ट है धानु यात्रा, धानु यात्रा का आयोजन ओडिशा में होता है। और पोंगल कहाँ होता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पोंगल आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है। सिगमू फेस्टिवल का आयोजन गोवा में होता है। मकर बिलक्कू त्यौहार का आयोजन केरल में होता है। वाचुआ महोत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। धानु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। पोंगल का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सिगमू फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जाता है। मकर बिलक्कू त्यौहार का आयोजन केरल में किया जाता है। वाचुआ महोत्सव का आयोजन असम में किया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। धानु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। पोंगल का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। क्वेश्चन था हम लोगों का गंगा सागर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में, सिगमू फेस्टिवल का आयोजन गोवा में, मकर बिलक्कू त्यौहार का आयोजन केरल में, वाचुआ महोत्सव का आयोजन असम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। धानु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। पोंगल का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? जो ये तुगलक वंश है किस सल्तनत का वंश है? सबसे पहले इसे देखते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का वंश है।
दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था। जो दिल्ली सल्तनत था ये 5 वंशों में विभाजित था। पहला वंश था गुलाम वंश, गुलाम वंश, और गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से 1290 ईस्वी तक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1206 से हुआ था तो पहला वंश गुलाम वंश है तो इसका भी आरंभ 1206 से होगा और अंत 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत हो जाता है और दूसरे वंश की स्थापना होती है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में होती है और यह वंश 1320 ईस्वी तक चलता है। 1290 में गुलाम वंश का अंत होता है और 1290 ईस्वी में ही खिलजी वंश की नींव पड़ती है। खिलजी वंश की नींव पड़ने के बाद 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है, लेकिन 1320 ईस्वी में ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है और नए वंश की नींव पड़ती है। वह नया वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश की नींव 1320 ईस्वी में पड़ती है और तुगलक वंश 1414 ईस्वी तक चलता है। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश की समाप्ति होती है और एक नए वंश की नींव पड़ती है सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश की नींव 1414 ईस्वी में पड़ती है और सैयद वंश कब तक चलता है? सैयद वंश 1451 ईस्वी तक चलता है और 1451 ईस्वी सैयद वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है लोदी वंश। लोदी वंश की नींव 1451 ईस्वी में पड़ती है और यह लोदी वंश 1526 ईस्वी तक चलती है। 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चलता है। 1526 ईस्वी का मतलब हुआ कि दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 में होता है, शुरुआत 1206 में, जब गुलाम वंश का आरंभ होता है 1206 में और अंत 1526 में होता है। मतलब दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलता है और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आए। गुलाम वंश 1206 से स्टार्ट होता है और अंतिम लोदी वंश था 1526 ईस्वी तक चलता है। तो दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल 1206 से 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। पहला वंश गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तीसरा वंश तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, चौथा वंश सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी, पांचवा लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश की स्थापना होती है। पहला वंश था गुलाम वंश, इसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक है। दूसरा वंश खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली खिलजी वंश चलता है। तीसरा वंश तुगलक वंश है, 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। चौथा वंश सैयद वंश
वंश था जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चलता है। पांचवा है लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। क्वेश्चन था तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। आप लोगों ने ज्योग्राफी में सौरमंडल चैप्टर पढ़ते हुए शुक्र ग्रह का नाम सुना होगा। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहनियाँ किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बहन को ही बहनियाँ कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही। और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और इसी शुक्र ग्रह को ही पूछा गया प्रश्न सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। यह शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह अगर कोई है तो वह शुक्र ग्रह है। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह अगर कोई है तो वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह ही सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन था सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में कितने स्टैचू स्थापित किए गए हैं अब तक। आप लोग कमेंट करके बताइए। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। और पाली कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। और स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है। अब तीसरी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार
पटेल की, सरदार पटेल की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर, लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थित है। किसकी मूर्ति है? भीमराव, भीमराव अंबेडकर की, अंबेडकर की मूर्ति है। अंबेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सरदार पटेल की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति को कहा जाता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थित है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी मूर्ति है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य। क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। किसकी मूर्ति है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक मोटिवेशन और उतने ही अधिक कंटेंट के साथ अपनी अगली क्लास में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।